हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से करते होंगे। इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो बिहार बोर्ड में आने की बहुत अधिक संभावना है। जो स्टूडेंट 2026 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो हमारे चैनल पे अपलोड है वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या होता है जब बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ। तो देखिए, बिना बुझा हुआ का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ, यानी H2O के साथ। तो ये क्या बना देता है? CaOH का होल 2, यानी बुझा हुआ चूना, और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो बुझा हुआ चूना, क्या? बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2, तथा उसमें ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग को पता है कि जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, जिसमें ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, उसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया इसको बोलते हैं। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए ये किसका फॉर्मूला संकेत हो गया? Zn, जिंक। किसका हुआ? Zn, जिंक का। और ये इसको किस में रखते हैं? CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो ये देखिए Zn जो है वो Cu को विस्थापित करके SO4 के साथ आकर के बैठ जाता है। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया लगता है? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए Zn SO4 बना दिया है और Cu को विस्थापित कर दिया है, क्योंकि Zn का सक्रियता ज़्यादा होता है Cu के मुकाबले, इसलिए Zn Cu को विस्थापित कर दिया है और SO4 के साथ आकर के बैठ गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जिंक धातु की पट्टी को किस में? कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या बनता है? जिंक सल्फेट, Zn SO4 प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो उत्तर में देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का मुख्य कारण यह है कि मैग्नीशियम रिबन के सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MgO की एक पतली परत बन जाती है। यह परत मैग्नीशियम को वायु में जलने से क्या करती है? रोकती है। जलने से क्या करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जलने से रोकती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो हम लोग पहले संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए क्या है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु संख्या, किसके? अभिकारक के परमाणु संख्या तथा प्रतिफल बोलिए या उत्पाद बोलिए, यानी प्रतिफल के परमाणु संख्या बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर बराबर नहीं हो तो उसे क्या बोल देंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे देखिए क्या लिखा है, समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि अभिकारक के, किसके? अभिकारक के परमाणु संख्या तथा प्रतिफल या उत्पाद के परमाणु संख्या बराबर हो। जैसे में देखिए यहाँ पे 2H2 था और ये O2 था, तो रिएक्शन करके 2H2O बना दिया है, यानी उत्पाद में भी बराबर है और अभिकारक में भी बराबर है। तो इसको क्या बोल देंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इन अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण बोल रहा है लिखने के लिए। तो उत्तर में देखिए क्या लिखे, पहले हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया लिख लेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, क्या? कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, किसके साथ? किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे में देखिए कोई अम्ल रहेगा, किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल बना देगा। क्या बना देगा? लवण और जल बना देगा। यहाँ पे देखिए जैसे HCl है, ये कोई अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है ये? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये NaOH एक भस्म है, जो कौन सा भस्म है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अभिक्रिया करके NaCl, यानी जो एक लवण है, क्या है? लवण और जल बना दिया है।
तो इसी को बोल देंगे ये, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया लगा हुआ है। यहाँ पे 2 यौगिक है, तो 2 यौगिक में हम लोग जानते हैं कि 2 यौगिक में कौन सी अभिक्रिया लगता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आयनों का भी आदान प्रदान हुआ है, और आयनों का क्या हुआ है, आदान प्रदान। यहाँ पे देखिए H पे कौन सा चार्ज, प्लस, Cl पे माइनस, Na पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो देखिए ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ आकर के बैठ गया है तो बना दिया है NaCl, और ये माइनस वाला इस प्लस वाला के साथ आकर के बैठ गया है तो बना दिया है H2O। तो आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। इस समीकरण को बोल रहा है संतुलित करने के लिए। तो देखिए हम लोग संतुलित करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, अभिकारक वाले को लिख लेंगे। Fe के तत्वों की संख्या कितनी है, 2। ऑक्सीजन के तत्वों की संख्या 3 है। फिर इसको लिख लेंगे, Al के तत्वों की संख्या कितनी है, 1 है। कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 छिपा हुआ है तो 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्पाद या प्रतिफल के लिख लेंगे। तो Al के तत्वों की संख्या कितनी है, 2 है, और इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 3 लगा हुआ है तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 है, और 3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 9। और फिर इसको लिख लेंगे Fe के तत्वों की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे देखिए अब संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 9। अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ऑक्सीजन बराबर नहीं हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, और आयरन Fe कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6। यहाँ पे ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, 6 हो गया, लेकिन Fe कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे Fe कितना है, 1 ही है। तो अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Fe यहाँ से भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब बचा Al, तो Al यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे Al कितना है, 6। तो यहाँ पे भी हम 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Al भी यहाँ से बराबर हो जाएगा। तो दोनों साइड बराबर हो गया। अब इसी को हम लोग फाइनल आंसर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फाइनल आंसर में, यहाँ पे किससे मल्टीप्लिकेशन किए थे, 3Fe2O3 प्लस 6Al, 6 से मल्टीप्लिकेशन किए थे, ये रिएक्शन करके क्या बना दिया है, 3Al2O3 प्लस यहाँ पे कितने से मल्टीप्लिकेशन किए थे, 6 से, तो 6Fe। ये रहा आप लोग के लिए फाइनल संतुलित समीकरण। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नांकित समीकरण में से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। निम्नांकित समीकरण से कौन सी सूचना प्राप्त होती है, यानी यह समीकरण से कौन सी सूचना प्राप्त होती है। तो उत्तर देखिए, उत्तर क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग लिख लेंगे रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। संक्षिप्त निरूपण को क्या बोल देंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे में देखिए ZnH2SO4, ये अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस H2, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, संकेतों से इसको निरूपित किए हैं। क्या किया है, संकेतों से निरूपित, इसको संक्षिप्त में लिख दिया है, नहीं तो हमको लिखना पड़ता जिंक प्लस H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको विस्तार में लिखना पड़ता। तो इसी विस्तार को संक्षिप्त में लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया हुआ था समीकरण 2SO2 प्लस O2, ये अभिक्रिया करके 2SO3 से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पूछ दिया था क्वेश्चन में क्या सूचनाएं प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पे निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई थी। पहला देखिए, पहला में क्या दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन परस्पर संयोग कर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एवं ऑक्सीजन ये परस्पर संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 बनाता है। SO3 बना दिया है, तो यही लिख दिया हम लोग कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन परस्पर संयोग कर क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 है तो ट्राइऑक्साइड। आगे देखिए दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये तो हो गया आप लोग का। दूसरा देखिए, इसमें SO2 के कितने मोल है, SO2 के 2 मोल और O2 के 1 मोल। O2 के कितने हैं, नहीं लगा हुआ है पीछे में कुछ, तो 1 मोल अभिक्रिया करके SO3 के कितने मोल, 2 मोल। कितने मोल, 2 मोल बनाते हैं। कितने मोल बनाते हैं, 2 मोल।
अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, SO2 के 2 अणु, कितने अणु है SO2 के 2 अणु, एक अणु से ऑक्सीजन के एक अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु है 1 अणु से संयोग करके SO3 के कितने अणु है SO3 के 2 अणु बनाते हैं। अगला देखिए चौथा नंबर, SO2 का आणविक द्रव्यमान, SO2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, SO2 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 64। इसका कितने मोल है 2 मोल, तो 64 को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 128 ग्राम हो जाएगा। और ऑक्सीजन O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 16, और इसको क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 32 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा 32 ग्राम से संयोग करके सल्फर ट्राईऑक्साइड, जिसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, सल्फर का आणविक द्रव्यमान, सल्फर ट्राईऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होता है 80, और यहाँ पे 2 मोल है SO3 का, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया है तो 160 ग्राम बनाता है। तो अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4Na + O2 जो रिएक्शन करके बना दिया है 2Na2O, और दूसरा में दिया हुआ है CuO + H2 जो अभिक्रिया करके Cu + H2O बना दिया है। यहाँ पे उत्तर में देखिए निम्नांकित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थ इस प्रकार है। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर में है 4Na, यही क्वेश्चन था पहला नंबर का, 4Na + O2 जो रिएक्शन करके बना दिया था क्या 2Na2O। आगे देखिए तो 2Na2 बना दिया था, क्या बना दिया था, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 2Na2 बना दिया था। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है क्या उपचयित, क्या बोल रहा है उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थ के नाम लिखिए। तो यहाँ से हम बता सकते हैं Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। और उत्पाद में Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा +1, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। तो देखिए यहाँ पे Na पे 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे +1 हो गया है, यानी +1 हो गया है, क्या हो गया है +1, यानी बढ़ गया है, यानी क्या हो गया यहाँ पे बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो उपचयित होगा, बढ़ गया है तो क्या होगा उपचयित। और ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन का 0 था, यहाँ पे -2 हो गया, यानी घट गया है। तो घट गया है तो क्या हो गया, घट गया हो गया तो अपचयित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यही लिख दिया हुआ है कि Na उपचयित है, Na क्या है उपचयित, और ऑक्सीजन अपचयित, ऑक्सीजन क्या है अपचयित, क्योंकि ऑक्सीजन में देखे होंगे आप लोग कि ऑक्सीजन में 0 था और 0 से हो गया है -2, यानी घट गया है। तो घट गया है तो अपचयित, और Na का 0 था और ये हो गया है बढ़ के +1, तो +1 हो गया है तो क्या हो जाएगा उपचयित, क्या हो जाएगा उपचयित। अगला नंबर क्वेश्चन था, दूसरा था कि CuO क्या था, CuO + H2 ये रिएक्शन करके बना दिया था Cu + H2O। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये दूसरा मेथड से हम लोग बताते हैं इसको। यहाँ पे देखिए Cu है यहाँ पे, और CuO है, यहाँ पे क्या हो गया है Cu, यहाँ पे क्या हो गया है Cu, यानी ऑक्सीजन का वियोग हो गया है, ऑक्सीजन का क्या हो गया है वियोग, ऑक्सीजन का वियोग हो गया है। तो ऑक्सीजन का वियोग होगा तो कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीजन का वियोग होगा तो अपचयन, क्या बोलते हैं अपचयन, अपचयन। और यहाँ पे देखिए H2 था, यहाँ पे H2O हो गया है, तो ऑक्सीजन का संयोग हो गया है, तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उपचयन, क्या बोलेंगे उपचयन। तो यही दिया हुआ है। देखिए Cu अपचयित है तो Cu क्या है अपचयित, Cu क्या है अपचयित, और H2 क्या है उपचयित, क्या है H2 उपचयित, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है और इसमें ऑक्सीजन का वियोग हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।